हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है किस तरीके से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके किसी भी दो इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। और बहुत सारे बच्चों के बुक में ये एक्सरसाइज 3.3 के नाम से दिया होगा। देखो, जो पुराना बुक था ना उसमें ये 3.3 था, लेकिन अब से जो नया एडिशन आया है 2023 और 24 के लिए, उसमें ये हमारा 3.2 हो गया है। तो हमारा जो एक एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला ना वो हट गया है, इसीलिए अब ये हमारा 3.2 एक्सरसाइज है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 3.2 का क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, 2 वाले में भी सिमिलर क्वेश्चन है फर्स्ट की तरह ही, बस यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम बना दिया है। इसमें बोल रहा है कि ये हमारा एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो x और y दिए हुए हैं, तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो हम लोग पहले x और y का ही वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उन वैल्यूज़ को देख, तीसरा एक छोटा सा इक्वेशन दिख रहा है ना, इस इक्वेशन में y और x का वैल्यू पुट करके m का वैल्यू निकाल लेंगे। और बाकी जो मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा ना इस एक्सरसाइज के, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, इसे फटाक से सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे कि गिवन इक्वेशन कौन कौन से हैं। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी का भी यूज़ करके आप लोग x की वैल्यू निकालो। जैसे मान लो मुझे छोटा सा दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर 11 है ना, तो इसे थोड़ा छोटा मान लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम लोग देखें तो 2x + 3y = 11 है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालनी तो पहले 3y को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2x = 11 - 3y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था। अब केवल x ही चाहिए तो हमको 2 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो x = 11 - 3y हो जाएगा। 2 चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो इधर आकर के 2 डिवाइड में हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकल के इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हो। अब इस x की वैल्यू को आप लोग क्या करो, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करो। हमने 1 से निकाला ना, हमने 1 का यूज़ किया है, इसलिए हम लोग 2 में पुट करेंगे। अगर हम लोग 2 का यूज़ किए रहते हैं अभी x का वैल्यू निकालने के लिए, तो जो भी x का वैल्यू निकलता है उसको हम लोग 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 3 और 2, शॉर्टकट में लिखना है कि हम लोग 3 और 2 का यूज़ कर रहे हैं। 3 से हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ जहाँ पर भी x है, जैसे पहले तो 2 है तो 2 लिखो, फिर मल्टीप्लाई के साइन लगाओ क्योंकि x मल्टीप्लाई में है उसके साथ। अब यहाँ पर जो भी नंबर है x का जो हमने वैल्यू निकाला है 11 माइनस में 3y डिवाइड बाई 2, इसको उतार दो। ठीक है, माइनस में 4y = -24, ये हो गया। ब्रैकेट मैंने फालतू में ही लगाया है, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में था तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 11 - 3y माइनस में 4y = -24 हमारे पास बच गया। इन दोनों को सॉल्व करो, 11 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास -7y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ये हमारा 11 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7y = -35। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दो, देन y = हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 7। तो ये बन जाएगा हमारा y = 7 × 7, 7 × 5 = 35। y की वैल्यू 35 निकल गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पर पुट करो। ठीक है, मैं यहीं पे बगल में कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। हम लोग लिखेंगे y = 5 इन इक्वेशन नंबर 3। आप लोग सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x = 11, देखो यही हमारी इक्वेशन 3 है। तो 11 माइनस में 3 × 5 हो जाएगा y के बदले में, डिवाइड बाई में 2 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा 15 में से 11 माइनस होगा तो आ जाएगा 4, लेकिन 15 जो रहेगा वो माइनस में रहेगा, इसलिए हमारा आंसर ही -4 आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर जो रहता है उसका साइन उतारा जाता है, डिवाइड बाई में 2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x = 2 × 1 = 2, 2 × 4, लेकिन माइनस में है तो -2 आएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको x और y का वैल्यू निकालना था। अब x और y का वैल्यू निकल गया। अब हमको बोला क्या था कि m का वैल्यू निकालना है ना, तो नाउ हमारे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ था, y = mx + में 3, ये इक्वेशन दिया हुआ था। y की जगह पर 5 रखो, इक्वल के उस साइड में m की जगह पर m ही रहेगा, इनटू में x की जगह पर -2 हो जाएगा, तो ये -2m हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास 3 है। हम लोग पहले +3 को इधर ले जाते हैं, तो इधर आकर के -3 हो जाएगा। तो 5 - 3 = -2m हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, सॉरी माइनस नहीं यार, +2 होगा, क्योंकि बड़े नंबर प्लस की साइन है। +2 = -2m। m की वैल्यू निकालनी तो -2 की इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 डिवाइड बाई -2 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में m, 2 × 2 2 × 2, लेकिन माइनस और प्लस माइनस होता है, तो -1 = m लिखो या m = -1 लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से m का जो वैल्यू है वो -1 हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा है तो फटाफट समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पर आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हो, हमसे भी पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ा जाए।
तो अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार हैं। क्यों मज़ेदार हैं? क्योंकि पहले हमारे पास केवल इक्वेशन दिया रहता था, अब अपने को इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर इक्वेशन बना कर इसको सॉल्व भी करना है, जैसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना उसी तरीके से, तो फटाफट सॉल्व होगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है। दो नंबर कौन कौन से? तो हम लोग जो बचपन से मानते हुए आ रहे हैं भैया एक्स और वाई, वही मानेंगे कि एक्स और वाई का डिफरेंस 26 है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर, यानी कि एक जो नंबर है वो दूसरे से क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि अगर एक नंबर मान लो 100 होगा तो दूसरा वाला नंबर 300 होगा। 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फाइंड देम, बताइए कि वो नंबर कौन कौन से हैं। आइए पता करते हैं। तो देखो मान लेते हैं कि जो नंबर्स हैं वो हमारे एक्स और वाई हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसका पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें कही गई। अपने को 2 हिंट दिया हुआ है। पहला हिंट हमसे बोल रहा था कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है। तो हम लोग किसी को भी मान लेते हैं कि कोई भी नंबर बड़ा होगा कोई भी छोटा होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से ब्रैकेट में बना करके कि मान लेते हैं एक्स जो है वो बड़ा है और वाई छोटा है, क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना। प्लस करना रहता तो ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिफरेंस निकालना तो ये भी बताना पड़ेगा कि किस में से किसको माइनस कर रहे हैं। तो हमने x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, तो हम लोग x में से y को माइनस कर रहे हैं, तब हमारा 26 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरे में हमसे क्या बोला था कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो जो हमारा x है वो हमने बड़ा माना है, तो x क्या होगा y से 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3y, ये हमसे कहा गया है सेकेंड वाले इक्वेशन में। 3 टाइम्स ये ज़्यादा ध्यान रखना ना कि मतलब कि जो x है वो बड़ा है तो हमको मल्टीप्लाई y में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो x हमारा 300 रहता, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 100 रहती, तो हम लोग बताओ अगर मुझे इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करूँ या इसको 3 का मल्टीप्लाई करूँ। तो मैं जाहिर सी बात है बीच में मैंने इक्वल की साइन लगाई है, तो 100 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये नंबर इस वाले नंबर से 3 टाइम ज़्यादा है। तब ना 300 इधर भी होगा और इक्वल की साइड भी 300 होगा, तो बीच में अगर इक्वल का साइन बना है तो हमको दोनों साइड को एकदम बैलेंस बना करके रखना है। तो अगर इसको हमको बताना है कि ये 3 टाइम ज़्यादा है तो इसके साथ वो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 इक्वेशन हो गए ना। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करो, यहाँ से आपको डायरेक्ट x की वैल्यू दिख रही है, x इक्वल टू 3y है, तो बस इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3y रखें x के बदले में तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस में y इक्वल टू 26, तो बचेगा हमारे पास 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू हो जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, देन y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13, है ना। 2 का टेबल में 13 टाइम पे 26 आता है, y का वैल्यू 13 निकल गया, इसको यहाँ पर पुट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ फिर से कि y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 13, y के बदले में 13 लिख दिया मैंने, तो x इक्वल टू हो जाएगा 39। तो बस आ गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। देखो दोनों हमारे इक्वेशन यानी जो हमको जो हिंट दिए हुए थे ना वो भी ये फुलफिल कर रहा है। दोनों का डिफरेंस कितना बोला था, 26 बोला था ना, 39 में से 13 माइनस करो 26 आ जाएगा। पहला वाला हमारा फुलफिल हो गया। दूसरे में हमसे क्या बोला था कि एक नंबर जो है वो क्या है 3 टाइम ज़्यादा है दूसरे से। तो देखो ये हमारा 3 टाइम ज़्यादा होता है ना, 13 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ना 39 आएगा, तो एक्स वाई से 3 टाइम ज़्यादा भी है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखा भाई कितना सिंपल है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल याद आ रहा है ना, क्लास 7-8 में पढ़ाया मैंने। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब कि 2 एंगल को जब प्लस करते हैं तो उनका सम अगर 180 आता है, कितना 180, तो उनको आपस में सप्लीमेंट्री कहा जाता है। और अगर 90 आता है दोनों को प्लस करने के बाद तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो 2 एंगल हैं, उनका सम जो होगा 180 होगा, इसीलिए सप्लीमेंट्री एंगल हैं। एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज। ठीक है, जो लार्जर है, जो बड़ा वाला एंगल है ना, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, ये भी बोल रहा है। तो फाइंड देम, उनको हमको फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि 2 एंगल कौन कौन से हैं, x और y हैं। ठीक है, जिसमें से x जो होगा वो बड़ा होगा, तो फिर से वही हम लोग लिख लेंगे कि लेट द 2 एंगल्स बी x एंड y, x डिग्री एंड y डिग्री, है ना। और यहाँ पर फिर से वही बता देंगे कि x जो होगा वो ग्रेटर होगा। मान लेते हैं कि x जो है वो ग्रेटर है y से, क्योंकि दोनों का फिर से वही अपने को बता दिया है डिफरेंस एक तरह से कि जो लार्जर वाला है वो 18 डिग्री ज़्यादा है स्मॉलर वाले से। तो पहले तो हम लोग को ये बोला गया था कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला जो हमारा इक्वेशन बनेगा कि अगर x में y को प्लस किया जाए तो 180 आएगा, क्योंकि दोनों के आपस में सप्लीमेंट्री हैं, तो मतलब कि दोनों एंगल का सम 180 होगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरे में बोल रहा है कि जो बड़ा वाला और छोटे वाले का डिफरेंस है ना, वो यानी कि जो बड़ा वाला है, तो देखो वर्ड में क्या बोला ध्यान समझना, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स
द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्जर वाला है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है छोटे वाले से 18 डिग्री। तो अगर x हमारा ज़्यादा है y से तो हम लोग क्या करेंगे, x में से y माइनस करेंगे तब 18 निकल करके आएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कोई भी नंबर दूसरे से, जैसे मान लो 10 जो है वो 4 से कितना ज़्यादा है, 4 से 6 ज़्यादा है। 10 जो नंबर हमारे पास है अगर उसको 4 से कंपेयर करें तो 4 से कितना एक्सीड है, 6 एक्सीड है। तो वो 6 को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 में से 4 को माइनस ही करेंगे ना, तब तो 6 आएगा, तब तो पता चलेगा कि 10 जो है वो 4 से 6 ज़्यादा है। वैसे ही जो x है वो y से 18 ज़्यादा है, ये जानने के लिए दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। फटाक से दो इक्वेशन मिल गया, जल्दी से सॉल्व कर लो। जैसे मैं इसी को सॉल्व करता हूँ, x इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 18 प्लस में y, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा y माइनस में था इधर जाकर के प्लस में हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2। तो यहाँ पर से अगर अपन वैल्यू को पुट करें x का वैल्यू तो हो जाएगा हमारा 18 प्लस में y, है ना, फिर प्लस में y पहले से है ये वाला, इक्वल क्वेश्चन में 180। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 2y, और ये 18 को इधर ले जाएंगे तो 180 में से ये वाला 18 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 80 में से अगर 20 माइनस हो तो 60 आता है, तो 2 कम है तो हमारा 162 आ जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा 162 डिवाइड बाई 2, देन y इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, यानी कि y का जो वैल्यू आ गया वो 81 आ गया। अब y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 18 प्लस में 81, देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 और 8 9, और 9 और 1 सॉरी 8 और 1 फिर से 9, यानी कि 99 आ गया x का वैल्यू और y का वैल्यू 81 आ गया। दोनों को प्लस करके आप चेक भी कर सकते हो, दोनों का सम जो होगा वो 180 हो जाएगा, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पर आप लोग डिग्री भी लगा सकते हो क्योंकि ये एंगल्स के बारे में था ना, तो यहाँ पर डिग्री भी लगा देंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले में। यहाँ पर बोल रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल यानी कि एक कोच है क्रिकेट टीम का, है ना, उन्होंने क्या किया 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे 3800 रुपीज़ में। लेटर थोड़ी देर बाद शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, उन्होंने फिर दोबारा क्या किया, कुछ समय बाद फिर से 3 बैट खरीदे और इस बार 5 बॉल्स खरीदे, और इस बार जो प्राइस है ना वो 1750 है। तो फाइंड दी कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो बताइए एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा। तो हम लोग एक बैट का कॉस्ट x रुपये मानेंगे, एक बॉल का कॉस्ट y रुपये मानेंगे, तो फिर हम लोग 7 और 6 बॉल का वहाँ पर से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट का और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो x रुपये है और y रुपये है। बैट वाले को x रुपये एंड y वाले को y रुपये मान लिया हमने, ठीक है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोच ने पहले 7 बैट खरीदे थे, तो एक बैट का x रुपये है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और 6 बॉल बोला गया है तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। दोनों को मिला करके खरीद रहे हैं ना, इसीलिए मैंने पीछे प्लस की साइन लगाई है। और दोनों को मिलाकर खरीदने पर टोटल कितना रुपये देना पड़ रहा है, तो रुपये 3800 देना पड़ रहा है। ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया ना कि एक बैट का x था और एक बैट का y था, तो 7 बैट का 7x और 7 बॉल का 6y, सॉरी यार 7 बॉल बोल रहा हूँ, 6 बॉल का 6y हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग दोनों का कॉस्ट बताया गया था, टोटल जो कॉस्ट था वो 3800 था, तो इसीलिए हम लोग दोनों को प्लस करके लिखेंगे। उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन ने बोला था कि 3 बैट्स अगर उन्होंने खरीदा है तो 3x हो जाएगा एंड 5 बॉल्स तो 5y हो जाएगा, और इस बार दोनों का जो कॉस्ट है वो है रुपये 1750। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस किसी को भी सॉल्व करके आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मुझे छोटा इक्वेशन यही दिख रहा है तो इसी को सॉल्व करता हूँ। यहाँ से x की वैल्यू अगर मुझे निकालना रहेगा तो 1750 इधर ही रहने देंगे, 5y को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, और 3 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर ये x के साथ चिपका हुआ था ना, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर डिवाइड में हो गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3 और x का वैल्यू यहाँ से निकल गया। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमारे पास है 7x ना, तो 7 ब्रैकेट में 1750 माइनस में हमारे पास हो जाएगा 5y डिवाइड बाई 3, ठीक है। लेकिन इसमें ये कट तो हो नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं हुआ वैसे, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल को साइड में 3800 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि कट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 0 जा हमारे पास 7 हो जाएगा, सॉरी 7 0 जा 0 हो जाएगा, 7 5 जा 35 का 5 कैरी हो गया हमारे पास यहाँ पे 3, 7 7 जा 49 और 3 प्लस कर देंगे तो 52 का 2 कैरी हो गया 5, 7 1 जा 7 एंड 5 12,
ठीक है। इस तरीके से इन दोनों पहले मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन है माइनस की साइन लगाओ। अब 7 का 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 7 5 जा 35y हो जाएगा। अच्छा एक y भी था ना प्लस में 6y, सॉरी इसको छोड़ दिए हैं, तो प्लस में 6y भी जरूर लिखना, ठीक है। तो ये हमारे पास, और डिवाइड में जो 3 है उसको एज इट इज़ उतार दो, और प्लस में हमारे पास 6y हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 3800, इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये हो जाएगा हमारे पास। शॉर्टकट तरीका क्या है कि इसका आप इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है। तो 12250 को रहने दो, माइनस में 35y को रहने दो, प्लस में 3 6 हो जाएगा 18y, और डिवाइड बाई में हमारे पास 3 इक्वल को साइड में 3800 हो जाएगा। अब इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इधर सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 12250, माइनस और प्लस माइनस होगा, और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लगेगी। 36 में से 18 माइनस होता तो 18 आता, तो 35 है तो हमारे पास 17 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 17y इक्वल के उस साइड में ये 3 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं अपने दिमाग में ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 8 3 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 3 3 जा 9, और हो जाएगा 2 हमारे पास कितना 11, और ये 2 0 जो है लास्ट में वो उतर जाएंगे। अब इस नंबर को इधर ले जाओ तो माइनस 17y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1140, और ये माइनस में आ जाएगा इधर 12250, ठीक है। इतना क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में। अगर कुछ भी डाउट होगा तो जल्दी से इंस्टाग्राम के थ्रू पूछिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस 17y इक्वल टू हो जाएगा 0 से 0 माइनस होगा 0, 5 से 0 माइनस हुआ तो 5, 2 में से 4 माइनस होता है बोरो करके 12 बनेगा, 12 में से 4 माइनस हुआ तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 से 1 माइनस होगा तो 0, और ये 1 से 1 माइनस होगा तो 0, यानी 850 आ गया। और बड़े नंबर माइनस की साइन थी, माइनस की साइन भी लग जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। y इक्वल टू हो जाएगा 850 डिवाइड बाई 17, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, यानी कि 0 उतर जाएगा। यानी y की जो वैल्यू है वो 50 है, यानी एक बॉल का कॉस्ट 50 रुपये है, ठीक है। वो सब लास्ट में लिखेंगे, पहले हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इक्वल टू 1750, माइनस में 5y है तो 5 इंटू मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा y के बदले में, डिवाइड बाई में 3, तो ये हो गया 1750 माइनस में 250 डिवाइड बाई में 3। तो यहाँ पर से अगर हम लोग 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 में 50 माइनस होगा 50 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 हो जाएगा। 250 इसमें से माइनस करोगे तो डिवाइड में हमारे पास 3 जो है वो एज इट इज उतार दो, कट कर लो यहाँ से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये दोनों जीरो जो है उतर जाएंगे, यानी x का वैल्यू जो है वो 500 हो गया। यानी जो कॉस्ट निकला यहाँ पर आप लोग लास्ट में भी दोगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500, क्योंकि x जो था वो बैट का वैल्यू था, एंड 1 बॉल का जो कॉस्ट निकला वो कितना निकला, तो ₹50 निकला। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन था ना वो बड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सॉल्व करना जानोगे तो इक्वेशन बड़ा रहे या छोटा रहे उससे कोई मतलब नहीं रहता, आपको बस सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। तो आ जाते हैं 4th वाले क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि देखो इसको समझो थोड़ा सा ना, इसमें घुमा कर एक चीज़ बोल रहा है कि जो टैक्सी लोग जैसे किसी भी मान लो एक शहर में, जैसे मान लो मेरे अंबिकापुर में, यहाँ पर अगर मैं टैक्सी करता हूँ, ठीक है, टैक्सी अगर मैं करता हूँ तो टैक्सी का एक फ़िक्स चार्ज है, और प्लस में हम लोग जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसका अलग चार्ज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं टैक्सी बुक करता हूँ तो मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा, बुक किया मतलब 100 तो देना ही पड़ेगा। अब अगर मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूँ तो उस 1 किलोमीटर का अलग देना पड़ेगा प्लस 100 देना पड़ेगा। इसको मैं एक तरह से करूँ बुकिंग चार्ज है ये, जैसे हम लोग दुकान में जा करके कुछ सामान वामान बुक करते हैं ना तो उसका चार्ज देना पड़ता है ना, वही ये फिक्स चार्ज मतलब वही बुकिंग चार्ज एक तरह से कह सकते हो। और उसके बाद फिर आप जितना ज़्यादा किलोमीटर चलोगे उसका अलग अलग पैसा लगते जाएगा। तो हमसे बोल रहा है आगे कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं, द चार्ज पेड इज़ 105, तो जो चार्ज हमको पड़ रहा है वो 105 रुपये पड़ रहा है। एंड द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर अपन 15 किलोमीटर चल रहे हैं तो टोटल जो चार्ज हो रहा है वो 155 हो रहा है। इसमें फिक्स चार्ज और ट्रैवलिंग चार्ज दोनों जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो बताइए जो फिक्स चार्ज है जो आप बुकिंग के समय जो देना पड़ रहा है वो फिक्स चार्ज कितना है, और पर किलोमीटर के हिसाब से जो चल रहा है वो कितना है। एंड उस जब ये आपसे बन जाएगा तो उसके बाद एक चीज़ और बोल रहा है कि बताइए हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर कोई 25 किलोमीटर चलना चाहे तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर हमको फिक्स चार्ज पता चल जाए और 1 किलोमीटर का पता चल जाए कि कितना देना पड़ रहा है तो हम लोग आसानी से निकालेंगे 25 किलोमीटर का। आइए मैं आप इसको कॉपी में समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख लोगे कि मान लेते हैं जो फिक्स चार्ज है वो x रुपये है, यानी x रुपये हमको देना ही पड़ेगा अगर अपन कार बुक कर रहे हैं तो, ठीक है। ये रहा मेरा कार छोटा सा, इसलिए बहुत ख़राब बन गया।
उसके बाद एंड चार्ज पर किलोमीटर भी वाई रुपी, यानी 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसका वाई रुपी देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर के लिए 2i, 3 किलोमीटर के लिए 3y। अब आ जाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक आदमी जो है वो कितना 10 किलोमीटर चलेगा तो उसको देना पड़ रहा था, कितना रुपये बोला था, 105 रुपये। तो देखो 10 किलोमीटर चलेगा तो उसको x रुपये तो देना ही पड़ेगा, x जो है उसका फिक्स चार्ज है, एक तरह से कह लो बुकिंग का चार्ज है, प्लस में 1 किलोमीटर का वाई रुपये है। 1 किलोमीटर कितना है, पर किलोमीटर मतलब कि 1 किलोमीटर का, ठीक है। तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा, 10 से y का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 का y है तो 10 का 10y हो जाएगा। तो x तो देना ही पड़ेगा, प्लस में 10y देना पड़ेगा, और दोनों को मिला करके वो 105 रुपये दे रहा है। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में फिर से वही चीज़ बोला है कि अगर 15 किलोमीटर चलेगा तो उसे 155 देना पड़ेगा। तो दूसरे बार फिर उसको x तो देना ही पड़ेगा, सामने वाले जो भी रहेगा उसको x तो हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि x जो है वो फिक्स चार्ज है, प्लस में 15 किलोमीटर चल रहा है तो इस बार 15y हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा पर किलोमीटर वाला चार्ज, इक्वल करके टोटल उसको 155 देना पड़ रहा है। बन गया इक्वेशन नंबर 2। बस इन दोनों को सॉल्व कीजिए, आपका हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा। उससे फिर हम लोग थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन बोला है ना डिटेल में, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं पहली वाले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, यहाँ से इसको मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस में 10y, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, है ना, 2 में, तो यहाँ पर आप लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 2। इक्वेशन 3 और 2 का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो x के बदले में हम लोग लिखेंगे 105 माइनस में 10y प्लस में 15y पहले से जो था यहाँ पर, इक्वल के उस साइड में 155। इस 105 को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 5y, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस वाला रहेगा। ये हो जाएगा 155 माइनस में 105, इधर प्लस में था इधर आकर के 105 माइनस में हो जाएगा। देन 5y इक्वल टू हो गया यहाँ पर से हमारे पास 50, तो y इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, देन y इक्वल टू हो गया 10, यानी कि जो कॉस्ट है 1 किलोमीटर का वो 10 रुपये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको 1 किलोमीटर कॉस्ट पता चल गया, अब हम लोग को फिक्स चार्ज भी पता करना है ना, x का वैल्यू भी पता करना है, तो मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, ये बगल में ही सॉल्व कर लेता हूँ कि y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा x इक्वल टू 105 माइनस में 10y है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 105 माइनस में 100, तो सॉरी x है, y बोल रहा हूँ गलती से, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5 रुपये। इसका मतलब कि फिक्स चार्ज जो है ना, बुकिंग चार्ज वो 5 रुपये है, 5 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस में जितना किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपको पर किलोमीटर 10 रुपये और देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 या फिर चार्ज करके चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा भैया, तो x तो देना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि x का मतलब कि उसका बुकिंग चार्ज, प्लस में 25y भी देना पड़ेगा। 1 किलोमीटर का y रुपये देना पड़ रहा है तो 25 किलोमीटर का 25y देना पड़ेगा। बस इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 5 रुपये है बुकिंग चार्ज, 25 का इंटू कर दो, 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 250 इज इक्वल टू 255 रुपये, यानी कि टोटल उसको 255 देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझना था, यानी कि डिटेल में आपको बस शुरू में ही समझना है ये वाला जो फिक्स चार्ज, और अगर आपने पर किलोमीटर चार्ज का अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आगे जो है वो तो आपको सॉल्व करना आता ही, मुझे पता है क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख चुके हो, मेन था स्टार्टिंग समझना। चलिए जो एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, एक नहीं 2 क्वेश्चन एक्चुअल में, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल है, इसमें हमसे बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन जो है वो बन जाता है कितना, 9/11 अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन है, मान लो x डिवाइड बाई वाई, एक फ्रैक्शन हम लोग ले लेते हैं अपने दिमाग में, अगर x में यानी ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे y जो डिनोमिनेटर है दोनों में अगर अपन 2 प्लस करते हैं तो वो 9/11 बन जाता है। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और अगर ऊपर नीचे हम लोग 3 प्लस करते हैं, 3 ऐड करते हैं तो वो 5/6 बन जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो बताइए कि जो फ्रैक्शन है वो कितना है, आइए फटाक से पता करते हैं। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो फ्रैक्शन है वो x डिवाइड बाई वाई है। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। पहले कहा गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 प्लस कर दिया जाए, यानी कि x में और y में दोनों में अगर 2 प्लस कर दिया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिख रहा है ना, तो हम लोग थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 11 को इधर ले आओ, इस y प्लस 2 को इधर ले जाओ, तो दोनों हमारे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x प्लस वाई, 11 इधर डिवाइड में था, इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उस तरीके से 9 इधर पहले से है, ये यहाँ पर डिवाइड में था, इधर जा कर के y प्लस में 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो 11 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 11x, फिर 11 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22, इक्वल टू साइड में 9y और प्लस में 9 2 हो जाएगा 18। हम लोग सभी को एकदम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग चाहो तो यहाँ पर से अगर इसको आप लोग इतना भी रहने दोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग नंबर्स को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि नंबर आपस में सॉल्व हो रहा है तो इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 11x इक्वल टू 9y प्लस में 18 और माइनस में 22 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 11x इक्वल टू 9y एंड ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो, या फिर यहाँ पर से भी इक्वेशन 1 मत मानो, यहाँ से आप लोग x की वैल्यू भी निकाल सकते। अच्छा चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो इतना सा को। उसके बाद फिर अब क्या करो कि इस इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लो। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस में 4 एंड डिवाइड बाई 11, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था इधर आकर डिवाइड में हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो यहाँ पर से, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा चीज़ और बोला था, अगेन करके लिख लो अब दोबारा से, कि हमको एक चीज़ और बोला था कि अगर दोनों में हम लोग 3 प्लस करें, यानी ऊपर x में भी 3 प्लस कर दें और नीचे y में भी अगर अपन 3 प्लस कर दें तो वो 5/6 बन जाता है। यहाँ पर भी सेम काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 3 ब्रैकेट में 6 है ना, इक्वल को साइड में 5 ब्रैकेट में y प्लस 3। इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 6x प्लस में 18 इक्वल के उस साइड में हो जाएगा 5y प्लस में 15। यहाँ से 18 को ट्रांसफर कर दो तो ये बन जाएगा हमारा 6x इक्वल टू 5y प्लस में 15 माइनस में 18। तो ये बन गया 6x इक्वल टू 5y माइनस में 3, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो। अब यहीं पर क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो। तो हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2, 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2 से x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो 6x है तो 6 मल्टीप्लाई में हमारे पास x के बदले में हम लोग लिखेंगे 9y माइनस में 4 डिवाइड बाई 11 इक्वल के उस साइड में हमारे पास है 5y माइनस में 3। इतना समझ में आ गया। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर, तो 9 6 हमारे पास हो जाएगा 54y, ओके। उसके बाद माइनस की तो माइनस की साइन, 6 4 हमारे पास होता है 24। ये 11 जो हमारा डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोनों के साथ। तो 11 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 5 55y हो जाएगा, और फिर माइनस की साइन तो माइनस साइन लगा करके 11 का 3 से भी होगा तो 33 हो जाएगा। ध्यान रखना कि जब भी इधर जाएगा तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। अब हम लोग y को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 54 को उधर ले जाता हूँ, 33 को इधर ले जाता हूँ, है ना, ये नंबर को। तो -24 पहले से इधर है, ये 33 इधर आकर के प्लस का 33 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 55y पहले से है, ये 54 इधर जा करके माइनस का 54y हो जाएगा। इन दोनों को सब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, 33 में से हमारा 24 अगर माइनस होगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, इक्वल को साइड में 55 में से 54 माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट y लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू 9 लिख दो डायरेक्ट इसको आप लोग, y का वैल्यू 9 निकल करके आ गया। इस वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर हम लोग यहाँ पर 2 में। तो यहीं पे मैं बगल में ही सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2 में। बगल में से सॉल्व कर रहा हूँ ना, ताकि आपको दिखे अच्छे से कौन से इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9 y के बदले में, फिर माइनस में 4 डिवाइड बाई 11। तो x इक्वल टू हो गया 81 माइनस में 4 डिवाइड बाई 11, देन x इक्वल टू हो जाएगा 77 डिवाइड बाई 11। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि 7 टाइम पे आता है ये। तो x और y का वैल्यू निकल गया, हम लिख देंगे सो फ्रैक्शन जो हमारे पास बन रहा है, यहाँ पर केवल आपको बस x y नहीं लिखना है ना, फ्रैक्शन जो है वो भी बताना है। हम लोग का फ्रैक्शन x डिवाइड बाई y हमने माना था, x का वैल्यू 7 निकल गया, y का वैल्यू 9 निकल गया, तो जो फ्रैक्शन है वो 7/9 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 5th वाला सॉल्व करना था। चलिए जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसे भी फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। एक और मज़ेदार क्वेश्चन आ गया, और इस टाइप से क्वेश्चन आपने क्लास 7-8 में ही पढ़ रखा है, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर उम्र से रिलेटेड है। देखो बोल रहा है 5 ईयर हैंस, यानी कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल के बाद जो जैकब का एज होगा ना वो उसके सन से 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले की अगर बात करें तो जैकब का जो एज था वो 7 टाइम्स ज़्यादा था उसके सन से। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज बताइए। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट एज को x और y मान लो। मान लो जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो x है और उसके सन का प्रेजेंट एज y है, और वहीं से हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना करके इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनेगा, एकदम ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि लेट द प्रेजेंट ऑफ जैकब, जैकब का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और उसके सन का प्रेजेंट एज y ईयर है।
अगर हम लोग 5 साल बाद का देखें तो पहले तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाने से पहले ये समझना पड़ेगा कि अभी का एज जो है वो x ईयर और y ईयर है। तो 5 साल बाद जैकब का एज जो होगा, यहाँ पर आप लोग लिखोगे इस तरीके से कि जैकब्स एज इक्वल टू x + 5 हो जाएगा। अभी जो भी उम्र हो रहा है उसमें 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 और प्लस हो जाएगा। जैसे मान लो अभी आपकी उम्र 13 ईयर्स हो रही है, 13 तो नहीं हो रही होगी अभी, आप लोग अब 15 तो हो ही गया होगे। तो 15 ईयर अगर अभी आपकी हो रही है तो 5 साल के बाद आपका ईयर कितना हो जाएगा, 15 + 5 = 20 हो जाएगा ना। तो वैसे अगर जैकब का भी x ईयर हो रहा है तो 5 साल बाद x + 5 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे एकदम डिटेल में लिखना चाहिए, ऐसे ब्रैकेट बना करके तुम स्पेशल तरीके से लिख सकते हो। उसी तरीके से हिज सन, उसके सन का जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, तो सन अभी अगर y है तो 5 साल के बाद y + 5 ईयर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मत लिखो, है ना, या फिर लिख भी सकते हो, छोड़ो। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 5 साल बाद जो जैकब का एज है, यानी 5 साल बाद जैकब का एज कितना है, x + 5 जो है वो उसके सन के एज से, सन का एज कितना है, y + 5 से 3 टाइम्स ज़्यादा। यही बोला था ना, 5 ईयर विल बी 3 टाइम्स। हाँ, तो 3 टाइम्स यानी कि हमको सन वाले एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 साल बाद का जो जैकब का एज होगा वो सन के एज से 3 टाइम ज़्यादा होगा। तो उसका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट इक्वेशन दिख नहीं रहा अच्छे से, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा x + 5 = 3 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y, और 3 5 जो हो जाएगा 15। इसको हम लोग इधर ले जाते हैं तो x = हो जाएगा 3y प्लस में 15 माइनस में 5, तो x = हो जाएगा 3y प्लस में 10। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। इस तरीके से आपको पहला इक्वेशन मिलेगा इतना मेहनत करके। उसी तरीके से, लेकिन देखो लो, एक बार अगर ये चीज़ आपने सीख गया ना, ये प्लस और माइनस वाला, तो आपने ना ये उम्र वाला क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। अब आ जाते हैं हम लोग 5 ईयर अगो, 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले जैकब का एज कितना होगा, जैकब्स एज, तो पहले यही लिख लेते हैं हम लोग। 5 साल पहले, अभी जैकब का एज x ईयर है तो 5 साल पहले 5 कम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। जैसे अभी आपकी उम्र अगर 15 साल है तो 5 साल पहले आपको उम्र निकालने के मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 में से 5 माइनस करूँगा तब पता चलेगा कि 10 साल होगा आपका 5 साल पहले उम्र। तो उसी तरीके से जैकब की उम्र को 5 माइनस कर दो। ये जैकब की उम्र 5 साल पहले था, वैसे उसका जो सन का एज था 5 साल पहले वो y - 5 हो जाएगा। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर फिर हमसे क्या बोला था कि 5 साल पहले जो जैकब का एज था ना वो 7 टाइम्स ज़्यादा था उसके सन के एज से। तो इस बार हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जैकब का एज जो था वो सन के एज से कितना था भैया, तो 7 टाइम्स ज़्यादा था। तो इसमें सन के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हम लोग क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में समझा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 = 7y, माइनस में 35 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो करके। तो x = हो जाएगा हमारे पास 7, नहीं यार, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू तो हम लोग देखो यहाँ पर निकाल ही चुके हैं एक तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये चलो ना थोड़ा सॉल्व कर भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा 7y माइनस में 35 प्लस में 5, तो x = हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 7y माइनस में 30। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास 1 में जो हमने x का वैल्यू निकाला था ना, ये वाला वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये भी x का वैल्यू है और ये भी x के बराबर है। यानी अगर लेफ्ट में दोनों साइड x है तो राइट वाला भी दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि x के बदले में आप लोग 3y + 10 कर दो यहाँ पर, और इक्वल के उस साइड में 7y - 30 कर लो। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग 3 को उधर ले जाते हैं, 30 को उधर ले जाते हैं, तो 10 प्लस में 30 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 7y माइनस में 3y। ये हो जाएगा हमारा 40 इक्वल टू 4y। देन हम लोग y निकालने के लिए 4 को ट्रांसफर कर देंगे तो 40 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इक्वल टू y, या फिर y इक्वल टू 10, यानी कि जो प्रेजेंट एज है उसके सन का वो 10 ईयर्स है। उसी तरीके से अब हम लोग y का वैल्यू अगर निकल गया है तो इसको आप लोग कहीं पे भी पुट कर दो, जो आपको इजी लग रहा हो। मुझे छोटा तो यही फर्स्ट वाला इक्वेशन दिख रहा है ना, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट वाला इक्वेशन। तो x इक्वल टू 3y था, तो 3 × 10 हो जाएगा प्लस में 10, तो x इक्वल टू हो जाएगा 30 + 10, तो ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू यहाँ से 40 ईयर्स। यानी कि पप्पा जो है जैकब जो है उसका उम्र 40 ईयर्स। आप लोग लास्ट में लिख भी दोगे डिटेल में कि एज ऑफ जैकब, या फिर चलो मैं ही लिख ही देता हूँ जब इतना मेहनत किया हो। तो जैकब्स का जो एज है वो हो जाएगा 40 ईयर्स। ये प्रेजेंट एज निकल रहा है ना, ध्यान रखना, x और y में को प्रेजेंट एज था। तो प्रेजेंट जैकब का एज हो गया 40 ईयर्स, और उसका बच्चा जो है, उसका जो सन है, पालक जो है उसका बालक, वो कितने ईयर का भैया, तो वो 10 ईयर्स का है।
तो आई होप आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जो मैंने इतने सारे क्वेश्चन बनाए ना, इनका नोट्स भी जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो, और लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने फीडबैक से हमें। थैंक यू वंस अगेन।